करेंगे गफ्फार जी बागुल, अब्दुल गफ्फार जी बागुल, पूर्व सचिव साहब जनाब अख्तर हुसैन का स्वागत करेंगे। साफा पहनाने के लिए मोहम्मद जावेद जी पान वाले, साफा पहनाने के लिए मोहम्मद जावेद भाई पान वाले जहाँ कहीं भी हैं मंच पर आए। मोहम्मद जावेद जी ये वर्तमान कमेटी के पूर्व सचिव साहब जनाब अख्तर हुसैन जी का स्वागत करें। साफा पहनाने नाम बोलो आप, नाम बोलो आप। स्वागत का प्रोग्राम लगभग पूरा हो चुका है, लेकिन इसमें हमारे कुछ अधिकारी अभी बाकी हैं, जैसे एसडीएम साहब, सुरेंद्र जमाकर तहसीलदार साहब, नायब तहसीलदार साहब, थाना अधिकारी राजेंद्र सिंह जी कमांडो, ये जैसे जैसे आएंगे इनका स्वागत प्रोग्राम चलता रहेगा। इसी बीच में मैं जिला अल्पसंख्यक अधिकारी राजेश जी कालवा साहब से आग्रह करूंगा कि आप मंच पर आए और डाइस पर आए आप, और बच्चों को मोटिवेशनल स्पीच आप दें और अल्पसंख्यक मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज के लिए हमारे विभाग में कौन कौन सी योजनाएं हैं और वो किस प्रकार से हम इनका फायदा उठा सकते हैं। आपसे आग्रह है कि आप बच्चों को इसके बारे में मोटिवेशनल स्पीच दें। राजेश जी कालवा साहब। अति सम्मानित मंच व इस प्रोग्राम में पधारे सभी बंधुओं, भाइयों, बहनों, मेरे प्यारे बच्चों, सर्वप्रथम मैं राजेश कालवा अल्पसंख्यक अधिकारी आप सभी आए हुए लोगों का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन, जी आया, सलाम वालेकुम, खैर वक्तम और सत श्री अकाल। एक मेरे को यहाँ फरवरी 2020 में यहाँ कार्य ग्रहण किया था और इन 2.5 सालों में पहली बार एक ऐसा प्रोग्राम में मुखातिब होने का मौका मिला है जिसमें शिक्षा की बात हो रही है, जो आज का एक बहुत बड़ा विषय और बहुत अच्छा लगा। अच्छा इसलिए लगा कि आप सब लोगों ने मुझे यहाँ आमंत्रित किया और जिसमें शिक्षा की बात हो रही है, और उससे भी बड़ी बात यह है कि इसमें बुजुर्ग हैं वो भी विराजमान और बच्चे भी विराजमान। अच्छा लगता है क्योंकि शिक्षा ही एक वो धन है जो समाज को, व्यक्ति को बहुत आगे ले जाता है। प्यारे बंधुओं, आप
किसी भी समाज को, किसी भी देश को अगर हम और फरमाएंगे तो आपको अक्सर ही देखने को मिलेगा कि वो समाज, वो व्यक्ति ज्यादा विकास कर पाया है जिसने शिक्षा हासिल की। आज अगर हम बात करते हैं जैन समाज की, ब्राह्मण समाज की, तो उन्होंने शिक्षा को ग्रहण किया और आज अच्छी पोस्ट पे है, अच्छे विकास की ओर अग्रसर है। अगर मैं बात करता हूँ शिक्षा की, तो आप देखो एक शिक्षा एक ऐसा हथियार है। आज वर्तमान युग में जो शारीरिक श्रम है उसकी लेवल कम मिलती है और जो इंटेलेक्चुअल है, बौद्धिक जो श्रम है उसका जो रिजल्ट है, उसको जो पारितोषिक है वो बहुत ज्यादा मिलता है। उसका उदाहरण हम देख सकते हैं कि जैसे अभी अपने नरेगा में बात करते हैं, तगारी उठाता है वो आदमी सबसे मेहनत करता है, सबसे ज्यादा मेहनत करता है, लेकिन उसको लेकर मिलती है 200 रुपए या 300 रुपए। उससे थोड़ी सी ज्यादा दिमाग से काम लेता है मेट, नरेगा का जो ऊपर लेबर के ऊपर होता है उसको उससे थोड़ी सी ज्यादा तनख्वाह मिलती है। फिर उससे ज्यादा वो दिमाग का काम लेता है वीडियो, ग्राम विकास अधिकारी, वो मेहनत करता है लेकिन दिमाग और ज्यादा काम में लेता है, तो उसकी तनख्वाह। उससे बाद में बात करते हैं वीडियो, वो अच्छे अपने रूम में रहता है, गाड़ी मिली हुई है, कमरे में बैठा रहता है, लेकिन दिमाग काम में लेता है, तनख्वाह भारी है, रोक जाता है। आप उससे बड़ा हम लेते हैं सीओ, उसके और ज्यादा आनंद है, लेकिन उसने उस दिमाग को काम में ले रहा है, उसके काम जाम, उसका रोग ज्यादा है। अगर हम सिलावट समाज की अगर बात करते हैं, एक अगर जो लेबर क्लास है या यूं कह लें मिस्त्री की है, उस वर्ग को अगर हम उठाते हैं तो आप ये देखें एक जो तगारी उठा रहा है उसको 400 रुपये देने मिलती है। फिर वो जो मिस्त्री लगा हुआ है जो अपने लेता है फाटा वगैरह काम में लेता है, लेकिन वो दिमाग थोड़ा सा ज्यादा लगाता है, फिरता लगाता है, वो करता है, उसको 700 रुपये देने के। फिर अगर हम बात करते हैं ठेकेदार, वो काम कम करता है, दिमाग ज्यादा काम में लेता है, वो ज्यादा कमाता है। और अगर फिर आर्किटेक्ट की बात करते हैं, वो सारे दिन कमरे में बैठा रहता है, एसी में बैठा रहता है, लेकिन वो एक छोटे से कमरे का स्ट्रक्चर बनाने के रुपये हजारों में लेता है, वो ज्यादा कमाना है। मतलब मिलाकर ये है कि जो शारीरिक रूप से ज्यादा मानसिक रूप को काम में लेता है, वो समाज, वो व्यक्ति ने ज्यादा विकास किया है। इसलिए हम भी ऐसा करें, हम शिक्षा हासिल करें, शिक्षा हासिल करके, अच्छी तालीम हासिल करके हम समाज में उत्थान कर सकते हैं, समाज में विकास कर सकते हैं। भूखे रहो, प्यासे रहो, लेकिन अपने बच्चों को अवश्य पढ़ाओ, क्योंकि पढ़ाई ही वो शेरनी का दूध है जो हर जगह जाएगा, वो दहाड़ेगा, अपनी पहचान बनाएगा। ये शिक्षा ही तो है कि मेरा उदाहरण देखो आपके सामने जो खड़ा है, जिस आदमी ने बिल्कुल गरीबी से जीवन यापन किया और घर पे ही रहा, और लाडकों को नाम सुना करते थे, हनुमानगढ़ में जन्म लिया था, लेकिन पढ़ा लिखा, कुछ योग्य बना, तो आप सब लोगों ने मुझे इनवाइट किया और यहाँ बैठा करके खाना। तो ये शिक्षा ही तो है। तो हम शिक्षा को प्रायोरिटी में रखें, क्योंकि शिक्षा ही हमें आगे लेके जाएगी। और उसके लिए आप मेहनत कर रहे हैं, नो डाउट है, आप मेहनत करी है, तभी इतनी बड़ी बिल्डिंग तैयार करी है, सहयोग की भावना से काम में लिया है। लड़कियां समाज ने ये तो सिलावट समाज ने इतना बड़ा भवन किया, ये भी बड़ी खुशी की बात है। और आप लेकिन बच्चों को अवसर पढ़ाएं, और उसके लिए सरकार भी अनवरत प्रयास कर रही है। अगर मैं अल्पसंख्यक समाज की बात करता हूँ, अल्पसंख्यक डिपार्टमेंट की बात करता हूँ, तो हमारा सरकार है, सरकार भी बहुत संजीदा है। इस बात को आप माने कि सरकार भी बहुत संजीदा है। सरकार अभी अगर हम पिछले मैं 2.5 साल से जब से यहाँ आया हूँ, तो हमने देखा है गवर्नमेंट इतनी ज्यादा समर्पित भाव से चल रही है कि उनका हर संभव प्रयास है कि अल्पसंख्यक समाज को पढ़ाया जाए, लिखाया जाए, आर्थिक उत्थान किया जाए। इसके लिए हमारे यहाँ पर हमने, मान लो मैं पिछले 2.5 साल की बात बता रहा हूँ, हमारे यहाँ
5 हॉस्टल खुल गए, 5 हॉस्टल। और आप सब लोगों के सहयोग से मैं ये बताऊं कि आप सब लोगों ने, जैसे अपने हमारे मकराना में 50 बच्चों का हॉस्टल है, आप लोगों ने यानी कि वहाँ लोक वेलफेयर सोसाइटी है, एक लगन सहकारी सोसाइटी है, उन लोगों से बार बार संपर्क किया, उन्होंने जमीन हमें दान में दी और 2.5 करोड़ रुपए का हॉस्टल बन गया। और आज बन करके हमारे यहाँ 50 बच्चे वहाँ अध्ययनरत हैं। अभी फिर हम बात करते हैं बासनी की, तो बासनी में दारू वालों से हमने खूब कॉन्टेक्ट मेरे सहयोग किया और दारू वालों ने हमें 250 into 220 वर्ग फीट जमीन दान में दी। वहाँ हॉस्टल बना, 2.5 करोड़ रुपए का हॉस्टल बना, वहाँ 50 बच्चे अध्ययनरत हैं। और सरकार से हमने, कलेक्टर साहब से हमने 220 into 250 वर्ग फीट की जमीन गवर्नमेंट से हमने ली और हमारा नागौर में बालिका आवासीय विद्यालय 2.5 करोड़ का बढ़कर के तैयार हो गया। लाडनू में हमने अब्दुल मलिक जी खत्रिया सुनारी रोड पे, इन्होंने इन लोगों से संपर्क किया, आप लोगों से संपर्क किया। उस समय भी हमने यहाँ 10 करोड़ 20 करोड़ से मिलता रहा और उसका परिणाम ये हुआ कि हमने अब्दुल मलिक खत्री जी ने जमीन डोनेट किया। इस देश के माध्यम से उनका भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि उन्होंने जमीन दान दी। हमने कोई हॉस्टल स्वीकृत करवाया 2.5 करोड़ रुपए से। अभी लियाकत जी जो है उन्होंने हमें जमीन दान दी सहरियाबाद में, वहाँ बालिका हॉस्टल हमारा बनना शुरू हो गया है। बालक हॉस्टल हमारा भी शुरू हो जाएगा, विदिन 1 महीने में हो जाएगा। 2 करोड़ 80 लाख रुपए स्वीकृत हो गए और हमारा यहाँ सहरियाबाद में छात्रावास का निर्माण चल रहा है। अभी हम उस हॉस्टल में काम चले उससे पहले हमने किराए पे भवन लिया है, साई टावर तीसरी पट्टी में स्थित है। हमने वहाँ 30,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से एक बिल्डिंग किराए पे ली है। वहाँ पर हम 50 बच्चों को एडमिशन देने के लिए हमारा विभाग तैयार है। लेकिन एक यहाँ थोड़ा सा, मैं ऐसा तो नहीं कहता कि समाज बिल्कुल पिछड़ा हुआ है, लेकिन एक कमी जो महसूस हुई कि आज हमारे पास वहाँ 50 बच्चों को हम अब एक क्या सुविधा दे रहे हैं, हम एक बच्चे को एक बेड दे रहे हैं, एक कुर्सी दे रहे हैं, एक मेज दे रहे हैं, एक अलमारी दे रहे हैं, सुबह उनको खाना देते हैं, शाम को, दोपहर को, और 250 रुपए पर महीने के उसको नकद पैसा मिलेगा ड्रेस के लिए और बेडशीट और कुछ प्रकार की सुविधाएं मिल रही है। उस बच्चे के लिए सिर्फ क्या है, तो 9th क्लास से लेकर 9th 10वीं 11वीं 12वीं BA MA या ITI BA STC किसी भी स्कूल, चाहे वो प्राइवेट है चाहे कॉलेज है, वो पढ़ता होना चाहिए। उसके गार्जियन की इनकम है 2.5 लाख रुपए होनी चाहिए। उन बच्चों को हम एडमिशन दे रहे हैं। लेकिन मुझे ये बताकर मैं थोड़ा दुख भी हो रहा है कि हमने जलालदीन जी है, चाहे आप सब लोगों से मुखातिब होना होते रहे हैं, लेकिन आज की डेट में हमारे पास सिर्फ 12 बच्चों का एडमिशन हो पाया है। तो मैं इस स्टेज के माध्यम से आप सब लोगों से दरख्वास्त करूंगा कि आपके समाज के, आपके रिश्तेदार, आपके बच्चे, आपके भाई बंधु, अगर कोई जरूरतमंद है और एडमिशन लेना चाहता है तो आप हमसे संपर्क करें। 30 तारीख उसकी लास्ट डेट है, फार्म भर के हमें जमा करवाना है, हम उसको एडमिशन देंगे। अब क्या सुविधा मिलेगी, खाना पीना उसका बिल्कुल फ्री है और अगर एक बार एडमिशन ले लेता है, अगले साल वो 50% का हासिल करता है तो अगले साल उसका ऑटोमेटिक फिर एडमिशन हो जाएगी। और 40 सीट आज की डेट में हमारे पास उपलब्ध है। लेकिन अब गवर्नमेंट ने हमें ये आदेश दे रखा है कि अगर आपके यहाँ 36 बच्चे नहीं होते हैं तो आपके हॉस्टल को बंद कर दिया जाएगा। ये कंडीशन होती है। और हॉस्टल अगर हमने ये हमारा हॉस्टल बंद होता है तो जो हमारा हमने सुनारी रोड पे हमने जो 2.5 करोड़ रुपए 2 करोड़ 80 लाख रुपए से हो गया, उसमें 20% स्वाभाविक उठेगा कि भाई आपने किराए पे बिल्डिंग ले रखी है, वो चला नहीं रहे तो गवर्नमेंट 2.5 करोड़ रुपए या क्यों खर्च करे। तो ये सोचने का विषय है, आप ज्यादा से ज्यादा बच्चों को एडमिशन दिलवाएं। और उसके साथ ही गवर्नमेंट का, मैं इस हॉस्टल के सिवाय दूसरे स्टेप पे आता हूँ कि हमारे यहाँ गवर्नमेंट का ये प्रयास है कि बच्चों को अच्छी तालीम मिले, बच्चों को अच्छी तहजीब मिले। उसके लिए हमारे यहाँ एक आवासीय विद्यालय नागौर में, पूरे राजस्थान में 16 आवासीय विद्यालय खोले गए हैं। उसमें
जिसमें से एक आवासीय विद्यालय नागौर में है। और आपको मैं इस केस के माध्यम से बताना चाहूंगा कि आप सब लोगों का सहयोग, प्यार, मोटिवेट मिला। हमने सरकार से 25 बीघा जमीन आवंटित करवाई है जेएलएन हॉस्पिटल के एकदम सामने। जो मेडिकल कॉलेज बन रहा है उसके बिल्कुल पास में हमने 25 बीघा जमीन अलॉट करवाई है। और उसकी जो कार्यकारी एजेंसी है, विपणन बोर्ड है, उसका हमने सर्वे करवा दिया है। विदिन 1 महीने के अंदर अंदर हुआ भवन निर्माण का कार्य शुरू हो जाएगा। 16 करोड़ रुपए का भवन बनेगा। और हमने जब तक वो बिल्डिंग बन रही है, राज्य सरकार के निर्देश थे कि हम किराए के भवन में, किराए पे हमने बिल्डिंग ली है 40,000 रुपए पर महीने के हिसाब से। और वो जो हमारा आवासीय विद्यालय है वो हमारा राजपूत कॉलोनी नागौर में स्थित है। वहां पर हम 6 से 8 तक के बच्चों को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पे रख रहे हैं। सुबह खाना, शाम को खाना, 150 रुपए पर महीने उसको हम नगद पैसे देंगे। और उसको 3 ड्रेस देंगे, यूनिफॉर्म 3 देंगे, जूते देंगे, चप्पल है, साबुन है, तेल है, हर प्रकार की सुविधा। आप वहां जाकर के देखो, टीवी अलग से लगा हुआ है, पढ़ने के लिए मतलब वहां बच्चे को एक मेज दे रखा है, एक मेज है, कुर्सी है, एक अलमारी है, प्रत्येक बच्चे को दे रखा है। और आपको ये एक और बताऊं मैं कि अगर एक बच्चे का अगर इस बार हमारा एडमिशन हो जाता है 6, 7, 8 में, तो हर साल उसमें है, क्योंकि इतने में हमारी 12 महीने 1.5 साल में बिल्डिंग बन जाएगी गवर्नमेंट की, जो 16 करोड़ रुपए की बन रही है। इस बार जो बच्चा है 8वीं में, अगली बार वो 9th में हो जाएगा, तो हमारा अगले साल 9th क्लास में हो जाएगा, फिर 10वीं, 11वीं, 12वीं। यानी कि अगर एक गार्जियन अपने बच्चे का एडमिशन वहां हमारे अल्पसंख्यक स्कूल में करवाता है, तो उसको 12वीं क्लास तक सोचने के लिए बिल्कुल भी सोचना नहीं है। बिल्कुल सरकार पढ़ाएगी। आप 6वीं में अगले साल 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, ऐसे 140 बच्चों की संख्या है। वहाँ सरकारी स्टाफ लगा दिया है, हमने के माध्यम से रखे हैं, सरकारी स्टाफ लगा हुआ है, खाना पीना, गार्ड वार्ड सब सुविधाएं। तो ये स्कूल के बारे में तो ये गवर्नमेंट बहुत समझता है। हमारे 5 हॉस्टल हैं, 2 आपको पता है 2 हॉस्टल हमारे यहाँ लाडनू में है। बालिका का इस बार हम शुरू नहीं करवा पाए थे, क्योंकि अगर बालक का हमारा शुरू हो जाता है तो अगले साल बालिका का भी शुरू करवा पाएंगे। तो आप बालक का कोई एडमिशन दिलवाना चाहता है, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, BA, ऐसी कोई सी क्लास प्राइवेट हो जाए, हम उसको एडमिशन देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। एडमिशन मिलेगा। और उसके बाद अब हम बात करते हैं छात्रवृत्ति की, स्कॉलरशिप की बात करते हैं। तो हमारे यहाँ स्कॉलरशिप अल्पसंख्यक विभाग के द्वारा 3 प्रकार की छात्रवृत्ति दी जाती है। एक है पोस्ट मैट्रिक, एक है प्री मैट्रिक, इसका एक भाग है पोस्ट मैट्रिक, प्री मैट्रिक। प्री मैट्रिक होती है 1 से लेकर के 10 तक, और वो छात्रवृत्ति है सेकेंडरी एजुकेशन विभाग देता है। हम उनको देते हैं 11वीं, 12वीं, BA, SPC, BEd, उनको हम देते हैं PMS, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप है, वो अल्पसंख्यक विभाग के द्वारा दी जाती है। PMS एक होती है MCM, मेरिट कम मीन्स, जो बच्चे प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं। प्रोफेशनल कोर्स का मतलब है अगर कोई BTech कर रहा है, MTech कर रहा है, और अगर कोई MBBS कर रहा है, कोई BSc नर्सिंग कर रहा है, वो बच्चा, उसको हम MCM मेरिट कम मीन्स स्कॉलरशिप देते हैं। और हमने गत वर्ष हमारे पास 7,500 फॉर्म आए थे नागौर जिले के, और उसमें क्योंकि गवर्नमेंट का एक नियमित एक फिक्स पैटर्न होता है कि भाई 2 करोड़ या 4 करोड़ रुपए मिलते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, तो जो मेरिट में आते हैं उन बच्चों को दिया जाता है। इस बार राज्य सरकार की ये घोषणा कर रखी है कि अगर कोई बच्चा मेरिट में स्टैंड नहीं कर पाता है और वो हॉस्टल से वंचित रहता है, तो राज्य सरकार भी देगी। अभी तक तो निर्देश नहीं है, लेकिन आ जाएंगे सब बच्चों को छात्रवृत्ति। तो उसके लिए जो आवेदन है पोस्ट मैट्रिक का है, उसकी तो जो प्री मैट्रिक है उसकी ये 30 तारीख लास्ट है, 1 से लेकर 10 तक। आज मैं कंडीशन बताता हूँ। और पोस्ट मैट्रिक है वो है 30 अक्टूबर उसकी लास्ट डेट है। तो आप ज्यादा से ज्यादा बच्चों को फार्म भरवाएं। और आज की अगर मैं बात करता हूँ तो हमारे पास अभी मैं आज की लेटेस्ट बात करता हूँ, अभी तक हमारे जो 7,500 फार्म भरे थे उसकी अगेंस्ट में आज की डेट में हमारे पास 1,700 फार्म अभी तक आए। आज की मैं अभी की बात बताऊँ
यानी कि 7,500 रुपये हम मान के चलते हुए इतने तो आएंगे है ना। तो वो आप ज्यादा से ज्यादा बच्चों में फार्म करवाएं। एक हमारे होती है बेगम हजरत महल स्कॉलरशिप, आप जरा पूरा देखें सुने आप, ये है बच्चियों के लिए। बेगम हजरत महल छात्रवृत्ति होती है जो 9th 10th 11th 12th तक की बच्चियों को मिलती है। 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं की लड़कियों को ही मिलती है। और अगर उसकी सक्सेस की अगर मैं बात करता हूँ, हमारे पास 1000 फार्म भरे जाते हैं तो 1000 में से 200 बच्चों को है कि 100% इसको स्कॉलरशिप मिलेगी। 9th में उसको 5000 मिलेंगे, 10वीं में उसको 5000 मिलेंगे, 11वीं में उसको 6000 मिलेंगे, 12वीं में उसको 6000 मिलेंगे। यानी कि 22,000 रुपये हम 4 सालों को छूट देते हैं बेगम हजरत महल। लेकिन फिर मैं यहाँ वापिस आता हूँ कि अगर हम अपने समाज की बात करते हैं, बालिका की बात करते हैं, तो हमारे पास 10 माह सिर्फ 6 फार्म आए पूरे नागौर में। बेगम हजरत महल जिसमें प्रत्येक बच्चे को हम 22,000 रुपये देते हैं 4 साल में, और उसको 100% मिलते हैं। एक बार आपने फार्म भर दिया 9th में तो 10वीं 11वीं 12वीं हर साल अपडेट होता रहेगा। लेकिन लड़की भी है कि हमारे पास छात्रवृत्तियां है। तो बेगम हजरत महल की जो लास्ट डेट है वो 30 अक्टूबर है। आप बच्चियों को अगर तो बच्ची पढ़ रही है 9th क्लास में, जिसके माँ बाप की इनकम 2 लाख रुपए पर ईयर है, वो बच्ची चाहे प्राइवेट में चाहे सरकारी में आप फार्म भर सकते हैं। फार्म भरने का अभी कई एक बार पैटर्न आता है कि फार्म कैसे भर सकते हैं, तो फार्म भरना बड़ा सिंपल सा है, 150 रुपये लगता है। आपको ई-मित्र पे जाना है, एससीई की जो पोर्टल होता है SSUID बनानी पड़ती है, उसमें फार्म दे देते हैं। तो ये हमारे स्कॉलरशिप स्कीम। एक हमारे अंतर्राष्ट्रीय कोचिंग योजना, अगर कोई बच्चा 12वीं में पास है, अगर वो क्लैट की तैयारी कर रहा है, पटवारी की तैयारी कर रहा है, क्लैट की तैयारी कर रहा है, पटवारी की तैयारी कर रहा है, नीट की तैयारी कर रहा है, IIT की तैयारी कर रहा है, या इस तरह की कोई पटवारी की तैयारी करता है, मास्टर की तैयारी करता है, तो उसके लिए भी राज्य सरकार ने अनुप्रति कोचिंग योजना लागू कर दी है। अनुप्रति कोचिंग योजना, उसमें हम 50,000 रुपए तक देते हैं। 50,000 रुपए हम बच्चों को देते हैं। हॉस्टल में अगर उसका मान लो उसका 70% है, मान लो अगर वो जैसे कोई बच्चा प्रिंस अकेडमी में पढ़ रहा है, 70,000 रुपये उसकी फीस है, 70,000 रुपये है, तो उसका 60% आज का 42,000 रुपये उसको हम स्कॉलरशिप देते हैं। 70,000 रुपये फीस है तो 42,000 रुपये हम उसको अनुदान देते हैं राज्य सरकार। अनुप्रति कोचिंग योजना होती है, उसमें उन्हीं बच्चों को आपके खाते में पैसे नहीं आएंगे। बच्चा कोचिंग पढ़ रहा है उसके खाते में आएगा। जैसे जोधपुर पढ़ रहा है तो जोधपुर के खाता, जिस कोचिंग संस्थान में पढ़ता है उसको मिलेगा। अगर वो जयपुर पढ़ता है तो जयपुर के संस्थान को मिलेगा, आपको पैसा नहीं मिलेगा। अगर वो बच्चा पढ़ता भी है, हॉस्टल में भी रहता है, तो हॉस्टल का पैसा उस बच्चे को मिलेगा, हॉस्टल की फीस लगाता है। लेकिन फिर मैं यहाँ वापिस बात करता हूँ, बड़े दुख की बात है कि हमारे पास पिछले 2021-22 में सिर्फ हम 25 बच्चों को छात्रवृत्ति, 25 बच्चों हमारे पूरे ना। आप ये एक और बताओ, मैं डाटा बताऊं कि 37 लाख जनसंख्या है नागौर की। अगर मैं बात करता हूँ, अगर एस्टिमेटेड अगर पॉपुलेशन की बात करता हूँ नागौर में, तो 37 लाख जनसंख्या है और 37 लाख एक्सपेक्टेड है, और उसका माइनॉरिटी है 19% अल्पसंख्यक समाज है। यानी कि 37 लाख का अगर मैं 20% मानता हूँ तो लगभग कितने हो गए भाई? 7-7.5 लाख जनसंख्या है जो अल्पसंख्यक समाज की है। लेकिन हमारे पास एक, अगर मैं एजुकेशन की बात करता हूँ तो 25 बच्चों को अनुप्रति कोचिंग योजना का लाभ दे चुके हैं, जिनका हमने बिल बना दिया है। और आप पूरा ये मैं मानकर बुक की पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, आप पूरे राजस्थान में आप विचार करेंगे तो नागौर इज द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट, नागौर पहला जिला होगा जिसने खाते में ट्रांसफर कर दिया हमने 25 बच्चों का। अब उसको जो उसमें क्या होता है, बच्चे अब गार्जियन अनुप्रति कोचिंग योजना फार्म भरते हैं, लेकिन हम मॉनिटरिंग नहीं करते हैं। मॉनिटरिंग हमने फार्म भर दिया, हम फार्म आगे फॉरवर्ड कर दिया। अगर बच्चा कह रहा है मैं प्रिंस अकेडमी में पढ़ता हूँ, तो वहां से अटेंडेंस मांगी जाती है, वो बच्चा पढ़ ही नहीं रहा। पहली बार हमने अनुप्रति कोचिंग योजना का पढ़ा था, एक पहले 3 महीने की जो गवर्नमेंट ने चेक किया
उसमें 16 बच्चों को हुई, 16 बच्चे पाए गए जो वास्तव में कोचिंग में पढ़ रहे थे। फिर 3 महीने बाद फिर विभाग ने वहां पता किया तो 16 और 6 बच्चे पढ़ रहे थे, 6 बच्चे पाए गए वहां बच्चे। और फिर उसके बाद जब वो जो फिल्टर हुआ तो सिर्फ 3 बच्चों का नाम आ गया। 25 बच्चों को हम सिर्फ अभी तक अनपढ़ का फायदा दे पाए हैं। तो ये चिंतनीय विषय है हमारे लिए कि हम पढ़ाई के प्रति थोड़ा सा अटेंटिव होना पड़ेगा, थोड़ा सा जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि पढ़ाई के बिना पढ़ाई ही सब कुछ है, पढ़ाई हमें आगे लेके जाएगी। और अभी हमें हमारे यहाँ मदरसों में जैसे हमारे यहाँ 200+ मदरसे हैं, 17 लाख बच्चे हैं, अच्छी बात है, अच्छा संकेत है। लेकिन हायर एजुकेशन की अगर हम बात करते हैं, अगर मैं मान लो नागौर डिस्ट्रिक्ट की बात करता हूँ, नागौर में हमने आलम सर बालिका छात्रावास ओपन कर दिया है। हमने 2.5 करोड़ रुपए की बिल्डिंग बनी, आप देखोगे बहुत ही गजब की है। आप देखो अभी अपना यहाँ हॉस्पिटल बनेगा, आप देख रहे हो वहाँ पर 2.5 करोड़ की बिल्डिंग बनेगी, उसमें बाथरूम में भी आप जाओगे तो गीजर मिलेगा, 2 आरओ लगे हुए मिलेंगे और वाटर कूलर लगा हुआ मिलेगा, हर प्रकार की फैसिलिटेड बिल्डिंग है वो। लेकिन नागौर की अगर मैं बात करता हूँ तो नागौर में हमारे पास सिर्फ 2 लड़कियों के फार्म आए, लड़कियों के मात्र 2 फार्म आए। और अगर मैं ये बात करता हूँ, अगर आज हम वो हालांकि मेरे बस की बात नहीं है और वो राज्य सरकार का निर्णय होता है, अगर आज हम वहाँ ओबीसी या एससी की लड़कियों को रखना शुरू कर देते हैं तो उस हॉस्टल में 1 सीट खाली नहीं रहेगी। लेकिन अल्पसंख्यक की बात करते हैं तो वहां पर हमारे पास सिर्फ 2 आवेदन प्राप्त हुए हैं, वो 2 लड़के रहने के लिए तैयार नहीं है, तो हमारा हॉस्टल आज 3 महीने से खाली पड़ा है। और अगर मैंने यहाँ पर मैं बात करता हूँ, अगर वहाँ लड़के कितने हैं, मैं एकदम डाटा फैक्ट बात बता रहा हूँ। माटीबाई कॉलेज में सिर्फ 23 बच्चियां हैं, माटीबाई में 750 लड़कियों में से 23 लड़की माइनॉरिटी की है, कॉम्पन की है, जैन समाज को नहीं काउंट कर रहा हूँ।